अगर किसी बादशाह का जनाजा ही सबसे खतरनाक चाल हो, तो अगर मौत सिर्फ पर्दा हो और उसके पीछे खेल चल रहा हो, तो उस रात आगरा की हवाओं में अजीब सन्नाटा था। महल की दीवारों पर मशालें जल रही थी, लेकिन रोशनी के बीच डर साफ दिख रहा था। शहंशाह अकबर का अंतिम सफर शुरू होने वाला था। दरबारियों की आंखें झुकी थी, सिपाहियों की तलवारें जमीन से लगी थी, और पूरे शहर में एक ही बात गूंज रही थी, बादशाह अब नहीं रहे। लेकिन सच्चाई हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। अकबर का पार्थिव शरीर चंदन की लकड़ी से बने रथ पर रखा था। सफेद कपड़ा, फूलों की चादर और सीने पर वही शाही निशान, जिसे देखकर लगता था ये बस एक अंतिम विदाई है। पर उसी सीने के नीचे छिपा था वह राज, जिसकी कीमत थी 500 करोड़। दरबार का हर आदमी जानता था कि अकबर ने मरने से पहले अपना खजाना कहीं गायब कर दिया था। न सोने का पता, न हीरे जवाहरात का, बस एक अफवाह कि 500 करोड़ की संपत्ति एक ही चीज में समेट दी गई है, और वही चीज आज इस जनाजे के साथ जा रही है। जनाजा जैसे ही महल से बाहर निकला, भीड़ में सरगोशियां तेज हो गई। कोई डर से कांप रहा था, कोई लालच से, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में हिसाब चल रहा था। अगर आज मौका मिला तो इतिहास बदल जाएगा। इसी भीड़ में एक साया था, चेहरा आधे कपड़े से ढका, नजरें तेज, चाल बेहद शांत। वो जनाजे से नजर नहीं हटा रहा था, जैसे हर कदम गिन रहा हो। उसे पता था अगर ये सच है तो अकबर ने मरते मरते भी सबसे बड़ा जाल बिछाया है। जैसे ही कब्रिस्तान के फाटक खुले, अचानक बादल गरज उठे, हवा तेज हुई, मशालें कांपने लगी। तभी एक आवाज गूंजी, जनाजा रोको। सिपाही सन्न रह गए। ये हुक्म कोई मामूली आदमी नहीं दे सकता था। आवाज में वही ठंडक थी जो कभी अकबर के फैसलों में होती थी। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आवाज फिर आई, जो आगे बढ़ेगा वो जिंदा नहीं लौटेगा। पल भर में माहौल बदल गया। तलवारें खिंच गई। डर और लालच आमने सामने खड़े थे। तभी उस साये ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, बादशाह का अंतिम सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने इशारे से रथ का कपड़ा हटवाया। सबकी सांस अटक गई। अकबर का चेहरा वैसा ही था, शांत, स्थिर, लेकिन उसकी दाहिनी हथेली बंद थी। मुट्ठी इतनी कसकर भींची हुई जैसे मौत ने भी उसे खोलने की इजाजत न दी हो। साये ने कहा, यही है 500 करोड़ का धोखा। जैसे ही उंगलियां खोली गई, वहां न सोना था न हीरा, बस एक साधारण सी अंगूठी। भीड़ में हंसी की फुसफुसाहट फैल गई। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ ने गुस्से में दांत भींचे, लेकिन अगले ही पल अंगूठी के अंदर छिपा निशान दिखा। एक बेहद महीन नक्शा, ऐसा नक्शा जो सिर्फ अकबर की आंखों और दिमाग का खेल हो सकता था। वो नक्शा किसी जगह का नहीं था, वो एक समय का नक्शा था। साया बुदबुदाया, ये खजाने का रास्ता नहीं, ये लोगों की परीक्षा है। उसी क्षण जमीन हिली, कब्र के पास पत्थर सरकने लगे। एक गुप्त सुरंग का मुंह खुल रहा था। लोग पीछे हटने लगे। डर अब सच बन चुका था। तभी जनाजे के रथ से एक धीमी आवाज आई, जैसे लकड़ी चरमराई हो। और फिर अकबर की छाती हल्की सी उठी। भीड़ में चीख गूंज गई। सिपाही जड़ हो गए। साया एक पल के लिए भी नहीं हिला। वो जानता था यही अकबर की आखिरी चाल है। अकबर की आंखें खुली। आवाज कमजोर थी, लेकिन असरदार। जो अंगूठी समझ पाया वही सच्चा वारिस है। लेकिन तभी सुरंग से कदमों की गूंज आई। कोई और भी इस खेल में था, कोई ऐसा जो 500 करोड़ के लिए बादशाह की मौत से भी नहीं डरा। और यही अकबर का अंतिम सफर एक नई शुरुआत बन गया, क्योंकि अगला सवाल अब यह नहीं था कि खजाना कहाँ है। असली सवाल यह था, इस खेल में आखिरी धोखा कौन देगा? अगर मौत के बाद कोई बादशाह आंखें खोल दे तो समझ लो खेल अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ।
कब्रिस्तान में उस पल कोई सांस लेना भूल गया था। अकबर की खुली आंखें मशालों की रोशनी में चमक रही थी। न डर, न कमजोरी, सिर्फ वही पुरानी ठंडक जो कभी पूरे हिंदुस्तान को चुप करा देती थी। जनाजे का रथ अब तख्त बन चुका था और तख्त पर बैठा इंसान जिंदा था। भीड़ पीछे हटने लगी। कुछ सिपाही घुटनों के बल बैठ गए। कुछ दरबारी ऐसे थे जिनका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। लेकिन उस साये के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे यकीन था अकबर कभी बिना आखिरी चाल चले नहीं जाता। अकबर की नजर सुरंग के अंधेरे पर टिकी थी, जहां से कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। वो बोला नहीं, बस उंगली उठाई। इशारा छोटा था, मतलब बहुत बड़ा। तभी सुरंग से एक आदमी बाहर आया। शाही लिबास, माथे पर पसीना और आंखों में भूख। ये वही वजीर था जिसे अकबर ने 3 महीने पहले सीमाओं की जिम्मेदारी सौंपकर दूर भेज दिया था। सबको लगा था वो वफादार है, पर अकबर की आंखें कुछ और कह रही थी। वजीर हंसा। वो हंसी डरावनी थी। बादशाह सलामत, उसने कहा। आप जिंदा रह गए। अफसोस, एक ही पल में तलवारें हवा में उठ गई। सिपाही अकबर और वजीर के बीच खड़े थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। सामने सत्ता थी, पीछे डर। वजीर ने आगे बढ़ते हुए कहा, 500 करोड़ की संपत्ति एक अंगूठी में समेटना कमाल की चाल थी, लेकिन आपने एक गलती कर दी। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, कौन सी? आपने ये मान लिया कि सब लोग लालच में अंधे हो जाएंगे। वजीर बोला, पर मैंने लालच के साथ सब्र भी रखा। भीड़ में सरगोशियां तेज हो गई। साया अब भी चुप था। वो जानता था ये बहस नहीं, मानसिक युद्ध है। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तुमने ये मान लिया कि खजाना जमीन के नीचे है। वजीर एक पल के लिए रुका। उसी पल जमीन फिर हिली, लेकिन इस बार सुरंग नहीं, बल्कि कब्रिस्तान की दीवार के पास रखे पत्थर खिसकने लगे। अंदर से एक और रास्ता खुला। यह रास्ता ऊपर की ओर जा रहा था, महल की दिशा में। अकबर बोला, मैंने लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो नीचे देखेंगे और जो ऊपर सोचना जानते हैं। वजीर की आंखों में गुस्सा उभर आया। उसने इशारे से अपने आदमियों को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही पहला कदम पड़ा, धातु की तेज आवाज गूंजी। जमीन के नीचे छिपा जाल सक्रिय हो गया। लोहे की सलाखें ऊपर उठीं और 3 आदमी एक ही पल में फंस गए। ये असंभव जाल था, बिना रस्सी, बिना जहर, सिर्फ वक्त और वजन का खेल। साया पहली बार बोला, यह रास्ता सिर्फ उनके लिए है जो जल्दबाजी नहीं करते। अकबर की नजर साये पर गई। पल भर की खामोशी हुई। फिर बादशाह ने सिर हल्का सा झुकाया, जैसे पहचान लिया हो। वजीर अब पीछे हटने लगा था, लेकिन तभी अकबर ने आखिरी पत्ता फेंका। तुम सोच रहे हो 500 करोड़ सोना है, उसने कहा। असल में वो सत्ता है। उसने अंगूठी जमीन पर गिरा दी। अंगूठी टूट गई। उसके अंदर से एक बेहद पतली धातु की पट्टी निकली, जिस पर कई नाम खुदे थे। सेनापति, व्यापारी, दरबारी और कुछ ऐसे नाम भी जो कभी सामने नहीं आए। अकबर बोला, जिसके पास ये सूची है वही हिंदुस्तान को चला सकता है। वजीर समझ चुका था वो धोखे का शिकार हो चुका है। खजाना पाने आया था, पर खुद ही जाल में फंस गया। तभी महल की ओर से नगाड़ों की आवाज आई, बहुत तेज। मतलब सिर्फ एक था। राजधानी में तख्ता पलट शुरू हो चुका है। अकबर ने साये की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अंतिम सफर कभी अकेले पूरा नहीं होता। लेकिन उसी पल साये के चेहरे पर एक सख्त भाव आया, क्योंकि वो जानता था ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि असली सवाल अब ये नहीं था कि 500 करोड़ किसके हाथ आए। असली सवाल ये था, अगर अकबर जिंदा है तो तख्त पर बैठा वो कौन है? और यही सवाल अगले भाग में आग बनकर भड़केगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब कर
इस वीडियो पर को सब्सक्राइब आ जाने चाहिए। अगर तख्त पर कोई बैठा हो और असली बादशाह जिंदा सामने खड़ा हो, तो फिर वो राज क्या कहलाता है? सल्तनत या सबसे बड़ा धोखा? कब्रिस्तान की हवा अचानक भारी हो गई। नगाड़ों की आवाज अब दूर नहीं थी, साफ सुनाई दे रही थी, एक चेतावनी की तरह। अकबर ने पलटकर महल की दिशा में देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न हैरानी, जैसे वो सब पहले ही देख चुका हो। वजीर अब घुटनों पर था, उसका आत्मविश्वास बह चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आप जिंदा है तो दरबार में जो बैठा है वो कौन है? अकबर ने जवाब नहीं दिया। जवाब कभी शब्दों में नहीं था। उसने साए की तरफ देखा और पहली बार पूरी भीड़ को समझ आया कि ये आदमी कोई आम दर्शक नहीं था। साया आगे बढ़ा, मशाल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। कुछ दरबारी अचानक पीछे हट गए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तो छाया मंत्री है। वो वही था, वो आदमी जिसे कोई पद नहीं दिया गया था, लेकिन हर फैसले में उसकी छाया रहती थी, जो दरबार में कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर चाल पहले जानता था। साया बोला, तख्त पर बैठा आदमी अकबर नहीं है, लेकिन वो अकबर की ही बनाई हुई मूर्ति है। भीड़ में सन्नाटा टूट गया। मूर्ति? किसी ने पूछा। साया ने जमीन से अंगूठी की टूटी धातु उठाई। 3 महीने पहले जब बादशाह ने अपनी बीमारी का नाटक शुरू किया, उसी दिन उन्होंने एक डबल तैयार करवाया। शक्ल नहीं, सोच का डबल। अकबर ने आगे बढ़कर कहा, शासन चेहरे से नहीं चलता, आदतों से चलता है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसकी सांस टूटी हुई थी। हुजूर, दरबार में नया फरमान सुनाया गया है। खुद को बादशाह कहने वाले ने कहा है, जो आज रात उसके खिलाफ खड़ा होगा उसे गद्दार माना जाएगा। ये सुनते ही डर लौट आया। कुछ सिपाहियों ने तलवारें नीचे कर ली, कुछ ने पीछे कदम बढ़ाए। ये वही पल था जहां सल्तनत टूटती है, जब सच और सुरक्षा आमने सामने खड़े हों। अकबर ने चारों ओर नजर घुमाई। मैंने ये दिन इसीलिए चुना, वो बोला, क्योंकि आज हर आदमी खुद को चुनेगा। वजीर अचानक हंस पड़ा, पागलों जैसी हंसी। आपने खेल बहुत बड़ा कर दिया बादशाह, उसने कहा। अब ये खेल आपके हाथ से निकल चुका है। और तभी महल की दिशा से आग की लपटें उठती दिखाई दी। दरबार जल रहा था। ये असंभव था। महल जहां हर दीवार पर पहरा था, लेकिन आग सच थी। धुआं आसमान में चढ़ रहा था और उसी धुएं में एक और साजिश घुल रही थी। साया ने दांत भींच लिए। ये आग नहीं है, उसने कहा, ये संकेत है। अकबर समझ गया, ये चाल उसकी नहीं थी, किसी और ने उसके ही खेल को चुरा लिया था। उसी पल सुरंग से एक दूसरा आदमी निकला, चेहरा ढका हुआ, चाल तेज। उसने आते ही कहा, खजाना सुरक्षित है, लेकिन सूची अब हमारे पास नहीं। अकबर का चेहरा पहली बार सख्त हुआ। किसके पास है? आदमी ने सिर झुका लिया। उसके पास, जो तख्त पर बैठा है। ये सुनते ही सब कुछ साफ हो गया। असली मास्टरमाइंड न वजीर था, न कोई गद्दार दरबारी। असली खिलाड़ी वही था जो अकबर की तरह सोचता था, लेकिन अकबर नहीं था। अकबर ने गहरी सांस ली। तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, वो बोला। मैंने उसे सिखा दिया, पर परखा नहीं। साया धीरे से बोला, अब सवाल ये नहीं है कि तख्त किसका है, सवाल यह है कि कल सुबह जिंदा कौन रहेगा। अकबर ने रथ की ओर देखा, वही रथ जो उसका जनाजा बना था। अंतिम सफर अब शुरू हुआ है, उसने कहा, इस बार सच में। और जैसे ही वो रथ पर चढ़ा, दूर महल से एक नया ऐलान गूंजा, अकबर के नाम पर शासन अब समाप्त। भीड़ सिहर गई, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं थी, अब ये लड़ाई थी अकबर बनाम अकबर की। और अगला भाग तय करेगा, क्या इतिहास असली बादशाह को पहचानेगा या नकल ही राजा बन जाएगी। अगर सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि वही हो जो आपकी तरह सोचता हो,
तो फिर जीत का मतलब क्या रह जाता है? रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वही रथ जिसे कुछ घंटे पहले जनाजा समझा गया था, लेकिन अब उसके पहियों की हर चरमराहट सल्तनत की धड़कन बन चुकी थी। अकबर अंदर बैठा था, आंखें बंद, लेकिन दिमाग पूरी तरह जागा हुआ। महल जल रहा था। आग की लपटें रात को चीरती हुई ऊपर उठ रही थी, जैसे आसमान से सवाल पूछ रही हों। आज बादशाह कौन है? रथ के बाहर साया घोड़े पर साथ चल रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार बेचैनी थी। वो जानता था ये दुश्मन कोई आम बगावती नहीं है। ये वही है जिसने अकबर की हर चाल को सालों तक देखा, समझा और अब उसी का इस्तेमाल कर रहा है। साया धीरे से बोला, वो आपकी हर अगली चाल पहले से जानता है। अकबर ने आंखें खोली। नहीं, वो शांत स्वर में बोला, वो सिर्फ वही जानता है जो मैंने उसे दिखाया। रथ अचानक रुक गया। सिपाही हड़बड़ा गए। सामने रास्ता खाली था, कोई दीवार नहीं, कोई पहरा नहीं। फिर भी रथ आगे नहीं बढ़ रहा था, जैसे जमीन ने आगे जाने से मना कर दिया हो। तभी अंधेरे से एक आवाज आई। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इतिहास यही दफन हो जाएगा। ये आवाज अकबर की जैसी थी। वही ठहराव, वही ठंडक। साया का हाथ तलवार पर चला गया। वो सामने है, उसने फुसफुसाया। अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। शाही लिबास, सीधी चाल, आंखों में आत्मविश्वास। मशाल की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी और कई सिपाही पीछे हट गए। वो अकबर जैसा ही दिखता था। एक पल के लिए समय रुक गया। दो अकबर आमने सामने थे, एक जिसने सल्तनत बनाई थी और दूसरा जिसने उसे छीन लिया था। नकली अकबर मुस्कुराया। आपने मुझे सोचने की आजादी दी, उसने कहा, और अब वही आजादी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। असली अकबर रथ से उतरा। मैंने तुम्हें शासन सिखाया, वो बोला, पर इंसान पढ़ना नहीं सिखाया। नकली अकबर हंसा। इंसान, आप आज भी यही भूल कर रहे हैं। अब ये सल्तनत लोगों से नहीं, डर से चलती है। उसने उंगली उठाई। चारों तरफ से धनुष तने, छतों पर, दीवारों के पीछे, पेड़ों के साए में, हर जगह उसके आदमी थे। ये जाल नहीं था, ये घेराबंदी थी, पूरी तरह परफेक्ट। ये असंभव स्थिति थी। आगे बढ़ो तो मौत, पीछे हटो तो भी मौत। साया ने धीरे से कहा, ये खेल हम हार चुके हैं। अकबर की आंखों में हल्की चमक आई। नहीं, उसने कहा, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। उसने जमीन पर पैर मारा। अचानक वही रास्ता जो खाली लग रहा था खुलने लगा। पत्थर सरक गए, जमीन नीचे धंसने लगी। नकली अकबर के कई आदमी संतुलन खोकर नीचे गिर गए। चीखें गूंज उठीं। नकली अकबर पीछे हट गया। ये रास्ता सिर्फ मेरे लिए बनाया गया था। अकबर ने बात काट दी, और मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने वालों के लिए। लेकिन तभी नकली अकबर ने ताली बजाई। तुरंत आग बुझने लगी। महल से उठता धुआं थम गया, और उसी धुएं के बीच नगाड़ों की आवाज बदली। अब वो जीत का ऐलान था। नकली अकबर बोला, आपने जमीन का जाल बिछाया, मैंने लोगों का। उसने एक आखिरी चाल चली। सल्तनत ने तय कर लिया है। उसने ऊंची आवाज में कहा, असली अकबर आज मारा गया था। जो सामने खड़ा है वो धोखेबाज है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ सिपाहियों की आंखों में शक आ गया। कुछ ने असली अकबर की तरफ देखना बंद कर दिया। यह सबसे खतरनाक पल था, जब सच मौजूद हो लेकिन लोग उस पर यकीन न करें। अकबर ने चारों ओर देखा। यही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो धीरे से बोला, अगर मैं झूठा हूं तो मुझसे सवाल पूछो। नकली अकबर मुस्कुराया। सवाल? फिर उसने कहा, बताइए, 500 करोड़ का धोखा आखिर है कहां? अकबर एक पल के लिए चुप हो गया। साया ने उसकी तरफ देखा। वजीर की सांस अटक गई। सिपाहियों की उंगलियां कांपने लगी। और ठीक उसी पल अकबर ने अपनी उंगली सीने पर रख दी।
यही सब सन्न रह गए, क्योंकि अगर वो सच कह रहा था तो अगला कदम सिर्फ सल्तनत नहीं, इतिहास को चीर देगा। और सवाल अब ये नहीं था कि कौन अकबर है, सवाल ये था, क्या अकबर खुद को मिटाकर सल्तनत बचाएगा? सबसे खतरनाक होगा अगर सच साबित करने के लिए खुद को मिटाना पड़े, तो क्या बादशाह बनने की कोई कीमत बचती है? अकबर की उंगली अभी भी उसके सीने पर थी। यहीं उसने दोहराया। हवा रुक गई, मशालों की लौ सीधी हो गई, जैसे वक्त ने भी आगे बढ़ने से पहले इजाजत मांग ली हो। नकली अकबर की मुस्कान पहली बार डगमगाई। तो आप मानते हैं, उसने कहा, कि 500 करोड़ कोई खजाना नहीं, कोई जगह नहीं, बल्कि आप खुद है? अकबर ने नजरें नहीं झुकाई। खजाना वो होता है, वो बोला, जिसके खो जाने से सल्तनत अंधी हो जाए। भीड़ में खलबली मच गई। कुछ लोगों को समझ आने लगा था, कुछ अब भी डर के सहारे खड़े थे, क्योंकि जो बात अकबर कह रहा था वो तर्क से नहीं, विश्वास से जुड़ी थी। साया आगे बढ़ा। बादशाह ने पिछले 20 सालों में हर बड़े फैसले से पहले एक ही काम किया। वो बोला, वो किसी कागज पर नहीं, किसी इंसान के दिल पर दस्तखत करता था। नकली अकबर ने तुरंत काटा, कहानियां है ये, सल्तनत कहानियों से नहीं चलती है। अकबर ने धीमे से कहा, जब लोग उन पर जान देने को तैयार हों। उसी पल अकबर ने अपने कपड़ों के भीतर हाथ डाला। सिपाहियों की सांस अटक गई, धनुष तन गए। किसी ने चिल्लाया, रुको, लेकिन अकबर रुका नहीं। उसने एक छोटी सी मुहर निकाली, साधारण सी, लेकिन उस पर उकेरा निशान ऐसा था जो सिर्फ 3 लोगों ने कभी देखा था, अकबर, साया और वो तीसरा जो आज सामने खड़ा था। नकली अकबर की आंखें फैल गई। ये मुहर, वो बुदबुदाया, ये तो सल्तनत की नस है। अकबर ने कहा, जिस दिन ये किसी और के हाथ में गई, उस दिन समझ लेना अकबर मर चुका है। भीड़ में सन्नाटा टूटने लगा। कुछ सिपाहियों ने धीरे धीरे अपने हथियार नीचे कर दिए। डर अब दिशा बदल रहा था। नकली अकबर ने तेज आवाज में कहा, झूठ है, ये मुहर चुराई जा सकती है। अकबर ने सिर हिलाया, मुहर नहीं, उसने कहा, उसके पीछे की शर्त। उसने साये की तरफ देखा। साया ने बिना बोले तलवार म्यान से बाहर निकाली और अपनी हथेली पर रख दी। जो इस मुहर का इस्तेमाल करता है, साया बोला, उसे पहला फैसला अपने खिलाफ देना होता है। भीड़ सिहर गई। अपने खिलाफ? किसी ने पूछा। अकबर ने आगे बढ़कर कहा, सल्तनत चलाने से पहले खुद को सजा देना। नकली अकबर का चेहरा अब सख्त हो चुका था। तो दीजिए सजा, उसने व्यंग्य से कहा, अगर आप असली हैं। ये वही पल था, असंभव जाल का आखिरी दरवाजा। अकबर ने बिना एक पल सोचे तलवार उठाई। साया की आंखें फैल गई। नहीं, वो फुसफुसाया, अगर आपने ये किया तो अकबर मर जाएगा। अकबर ने बात पूरी की, और यही चाहिए। उसने तलवार अपनी गर्दन के पास रख दी। भीड़ में चीख उठी। कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने आंखें बंद कर ली। नकली अकबर आगे बढ़ा। रुक जाइए, वो पहली बार चिल्लाया, आप ये नहीं कर सकते। अकबर मुस्कुराया। अब पहचान सामने आ गई। उसने कहा, अकबर सत्ता से नहीं, जिम्मेदारी से पहचाना जाता है। और ठीक उसी पल जब तलवार ने चमक ली, पीछे से एक आवाज आई, बहुत भारी, बहुत शांत, बस करो। सब पलटे। धुएं और आग की बची हुई परछाइयों के बीच एक तीसरी आकृति खड़ी थी। न अकबर जैसी, न उसके नकल जैसी। उसके हाथ में वही सूची थी, वही 500 करोड़ वाला सच। वो बोला, तुम दोनों गलत जगह लड़ रहे हो। अकबर की तलवार रुक गई। नकली अकबर सन्न रह गया। साया के चेहरे से रंग उड़ गया, क्योंकि यह आदमी कभी किसी कहानी में नहीं था। और तभी वो बोला, असल धोखा अकबर ने नहीं किया था, असल धोखा अभी शुरू होना है।
अब सवाल ये नहीं था कि अकबर कौन है, सवाल ये था तीसरा खिलाड़ी कौन है और वो सल्तनत से क्या छीनने आया है। सबसे अंधेरा होगा अगर खेल में अचानक तीसरा खिलाड़ी उतर आए और वो न राजा हो न गद्दार, तो समझ लो असली नियम अब बदले जा चुके हैं। धुआं धीरे धीरे छंट रहा था, आग की लपटें बुझ चुकी थी, लेकिन उनकी गर्मी अब भी हवा में तैर रही थी। उस तीसरी आकृति की मौजूदगी ने सब कुछ ठंडा कर दिया था, जैसे किसी ने पूरे मैदान से आवाज ही खींच ली हो। वो आदमी आगे बढ़ा, उसकी चाल में न डर था न जल्दबाजी, जैसे उसे पता हो कि इस वक्त उसे कोई छू भी नहीं सकता। उसके हाथ में वही सूची थी, वही 500 करोड़ का सच, वही नाम जिनसे सल्तनत चलती थी। साया की आवाज कांप गई। ये सूची तुम्हारे पास कैसे आई? तीसरे आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि तुम सब ये भूल गए कि हर खेल में एक गवाह भी होता है। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। तुम गवाह नहीं हो, वो बोला, तुम वो हो जिसे मैंने कभी गिना ही नहीं। तीसरा आदमी रुका। यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी बादशाह। नकली अकबर अब तक चुप था। उसकी आंखें कभी असली अकबर पर जाती, कभी उस तीसरे पर। पहली बार उसे लग रहा था कि वो भी मोहरा बन चुका है। तीसरे आदमी ने सूची खोली। इन नामों में सेनापति है, व्यापारी है, दरबारी है। वो बोला, लेकिन एक नाम गायब है। उसने सिर उठाया। आपका। भीड़ में सरसराहट फैल गई। अकबर ने बिना हिले कहा, क्योंकि अकबर कभी अपनी सल्तनत का हिस्सा नहीं होता। तीसरा आदमी हंसा। यही तो समस्या है। उसने कहा, आपने खुद को इतना ऊपर रख लिया कि किसी को यह देखने का मौका ही नहीं मिला कि नीचे क्या पल रहा है। उसने अचानक सूची मोड़ दी और अगले ही पल उसने उसे आग में झोंक दिया। साया चीख पड़ा, तुम पागल हो गए हो? कागज जलने लगा। नाम राग बनते चले गए। 500 करोड़ का सच आंखों के सामने मिट रहा था। तीसरा आदमी बोला, अब ये किसी का नहीं रहेगा। नकली अकबर आगे बढ़ा। तुमने सब खत्म कर दिया। अब सत्ता, अब डर पर नहीं चलेगी। तीसरे ने बात काट दी, क्योंकि डर के नाम अब राख हो चुके हैं। अकबर पहली बार पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ा। तुम चाहते क्या हो? तीसरा आदमी अकबर के करीब आया, इतना करीब कि दोनों की सांसें टकरा गई। मैं चाहता हूं, वो बोला, कि आज कोई बादशाह न बचे। साया को समझ आ गया, ये आदमी खजाना चुराने नहीं आया था, ये इतिहास मिटाने आया था। तभी अचानक धनुषों की आवाज गूंजी। तीसरे आदमी के पीछे खड़े कई सिपाही गिर पड़े, लेकिन वो खड़ा रहा। उसने पीछे नहीं देखा। देर कर दी, वो बोला। जमीन फिर हिलने लगी। इस बार जाल नीचे नहीं खुला। पूरा मैदान धीरे धीरे धंसने लगा। ये अकबर का जाल नहीं था, ये नकली अकबर का भी नहीं था, ये तीसरे आदमी की तैयारी थी। साया चिल्लाया, ये जगह गिरने वाली है। भीड़ में भगदड़ मच गई। कुछ लोग अंधेरे में गिर गए, कुछ कुचले गए। अकबर ने तेजी से साये की तरफ देखा। अगर आज मैं बच गया, उसने कहा, तो सल्तनत मरेगी, और अगर आप मर गए? साया चिल्लाया। अकबर ने जवाब नहीं दिया। तीसरे आदमी ने आखिरी बार कहा, आज के बाद अकबर एक इंसान होगा या एक कहानी। और फिर जमीन टूट गई। धूल, अंधेरा और चीखे। जब सब कुछ थमा, तो वहां न अकबर दिखा, न नकली अकबर, न तीसरा आदमी, बस टूटा हुआ मैदान और एक अधूरी सल्तनत। लेकिन धुएं के बीच एक आवाज गूंजी, धीमी, परिचित। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, और सवाल अब यह नहीं था कि कौन जिंदा है। सवाल यह था, अगर तीनों गायब हैं, तो अब हिंदुस्तान पर राज कौन कर रहा है? सबसे खामोश और सबसे खतरनाक होगा। अगर राज करने वाला कोई दिखाई न दे, तो समझ लो हुक्म कहीं और से आ रहा है। सुबह की पहली रोशनी टूटी हुई जमीन पर पड़ी। धूल अभी हवा में तैर रही थी, लेकिन रात की चीखें खामोश हो चुकी थी।
लोग धीरे धीरे बाहर निकले, डरे हुए, उलझे हुए। तीनों गायब थे। कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं, जैसे वक्त ने उन तीनों को निगल लिया हो। और तभी महल के दरवाजे खुल गए। न कोई शहनाई, न नगाड़ा, बस एक साधारण ऐलान। आज से सल्तनत की व्यवस्था बदली जाती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तख्त खाली था। उसके पीछे कोई पर्दा नहीं, कोई साया नहीं, सिर्फ एक मोहर रखी थी। वही पुरानी शाही मोहर जिस पर अकबर का निशान था। लेकिन अकबर कहीं नहीं था। वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सिपाहियों ने तलवारें ढीली कर दी। ये पहली बार था जब डर किसी चेहरे से नहीं, किसी खाली जगह से पैदा हो रहा था। तभी दरबार के पिछले द्वार से एक बूढ़ा लेखक आगे आया। वो आदमी जिसे कोई नोटिस नहीं करता था, जिसकी उंगलियां स्याही से भरी रहती थी और आंखें हमेशा झुकी रहती थी। उसने कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। ये फरमान किसी बादशाह का नहीं, ये उस कहानी का है जिसे अब सल्तनत मानेगी। भीड़ सिहर गई। फरमान में न अकबर का नाम था, न उसके नकल का, न उस तीसरे आदमी का। बस एक नियम लिखा था, जिस दिन तख्त पर बैठने वाला खुद को राजा माने, उसी दिन वो गद्दार होगा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। तो शासन कौन करेगा? किसी ने पूछा। बूढ़े लेखक ने सिर उठाया। जब तक अकबर लौटेगा नहीं, तब तक कोई राजा नहीं होगा। ये असंभव था। सल्तनत बिना राजा कैसे चलेगी? तभी एक और आवाज आई, चलेगी। सब पलटे। साया दरबार के दरवाजे पर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखें पहले से ज्यादा तेज थी। ये अकबर की आखिरी चाल थी। उसने कहा, तीसरा आदमी उसका दुश्मन नहीं था, वो उसका आईना था। लोग समझ नहीं पाए। साया आगे बढ़ा। तीसों जानते थे, अगर कोई एक जीता तो सल्तनत हार जाएगी। इसलिए अकबर ने खुद को मिटा दिया, ताकि कोई अकबर न बन सके। दरबार में सन्नाटा टूट गया। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ डर में, लेकिन कोई इनकार नहीं कर पा रहा था। तभी महल की छत पर से कबूतर उड़े। उनके पैरों में छोटे छोटे कागज बंधे थे। सिपाही दौड़े, कागज खोले। हर कागज पर वही एक पंक्ति लिखी थी, जिस दिन तुम मुझे ढूंढ लोगे, उस दिन समझ लेना तुम अकबर बन चुके हो। भीड़ कांप गई। और तभी दूर किसी अनजान जगह से एक बच्चा हंसा। हंसी छोटी थी, मासूम सी, लेकिन उसमें वही ठहराव था जो कभी अकबर की आवाज में होता था। साया की सांस रुक गई, क्योंकि अगर अकबर मरकर कहानी बन चुका था, तो ये हंसी किसकी थी? और यही सवाल अब हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजने वाला था। क्या अकबर लौटेगा, या अकबर अब हर इंसान के भीतर जिंदा है? सबसे खतरनाक सच खोलेगा। अगर अकबर हर इंसान के भीतर जिंदा है, तो फिर उसे मारना असंभव है। बच्चे की हंसी अभी भी हवा में तैर रही थी। दरबार में खड़े हर आदमी की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये कोई आम हंसी नहीं थी। इसमें वही ठहराव था, वही भरोसा, जैसे हंसने वाला जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। साया ने बिना पलटे कहा, आवाज वहीं से आ रही है जहां से अकबर ने पहली बार राज करना सीखा था। सब समझ गए, पुराना गुरुकुल, वो जगह जहां अकबर ने तलवार नहीं, दिमाग को तेज किया था, जहां उसे सिखाया गया था कि सत्ता जमीन से नहीं, सोच से उठती है। साया अकेला ही चल पड़ा, न सिपाही न वजीर। ये रास्ता भीड़ का नहीं था। पीछे से कोई नहीं आया, क्योंकि सबको डर था, अगर अकबर सच में वहां है तो वो किस रूप में मिलेगा। गुरुकुल के दरवाजे खुले थे। अंदर धूप और छाया का अजीब खेल चल रहा था। दीवारों पर पुराने नक्शे थे, ऐसे नक्शे जिनमें जमीन नहीं, फैसले दिखाए गए थे। आंगन के बीचों बीच एक बच्चा बैठा था, उम्र मुश्किल से 10 साल। हाथ में लकड़ी की छोटी सी मुहर, वही शाही निशान। साया की आवाज भारी हो गई। तुम कौन हो? बच्चे ने सिर उठाया।
आंखों में डर नहीं था। मैं सवाल हूं, उसने कहा, और अकबर जवाब। साया का हाथ कांप गया। अकबर एक इंसान था। बच्चा मुस्कुराया, और यही उसकी सबसे छोटी पहचान थी। तभी गुरुकुल के चारों ओर दरवाजे बंद होने लगे। लकड़ी की मोटी सलाखें गिर पड़ी। साया समझ गया, ये कोई मुलाकात नहीं, ये परीक्षा है। बच्चा खड़ा हुआ। अगर अकबर सच में जिंदा है, उसने कहा, तो उसे चुनो। किसे चुनूं? साया ने पूछा। बच्चे ने जमीन पर 3 निशान बनाए। एक तलवार, एक तख्त, एक खाली जगह। तलवार चुनोगे तो डर बचेगा, बच्चा बोला। तख्त चुनोगे तो नकल बचेगी, और खाली जगह चुनोगे। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। साया की सांस तेज हो गई। उसे समझ आ रहा था, ये वही असंभव जाल है। सही जवाब कोई चीज नहीं, सोच है। उसने बिना देर किए तीसरे निशान पर पैर रख दिया। खाली जगह। पूरा गुरुकुल एक पल के लिए कांप उठा। बच्चा हंसा। अब समझे, उसने कहा, अकबर क्यों मिट गया? तभी पीछे की दीवार सरकी। एक छोटा सा कमरा खुला। अंदर कोई सोना नहीं, कोई कागज नहीं, बस एक आवाज गूंजी, कमजोर लेकिन परिचित। अगर कोई मुझे ढूंढने आ गया है, तो इसका मतलब है सल्तनत सीखने के लिए तैयार है। साया की आंखें भर आई। आप जिंदा है? आवाज चुप रही। फिर बोली, जिंदा होना जरूरी नहीं, सही होना जरूरी है। अचानक बच्चा गायब हो गया। गुरुकुल की दीवारें फिर सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। साया अकेला खड़ा था। हाथ में बस वो छोटी मुहर रह गई थी। और उसी पल महल में नया ऐलान गूंजा। सल्तनत का अगला इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि अकबर लौट नहीं रहा था, अकबर चुन रहा था। क्या साया खुद अकबर बनने से इनकार कर पाएगा, या यही इनकार उसे सबसे बड़ा राजा बना देगा? अगर अकबर बनने का मतलब तख्त पर बैठना नहीं, बल्कि तख्त से दूर रहना हो, तो फिर सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। साया गुरुकुल से बाहर निकला। हाथ में वही छोटी सी मुहर थी, लेकिन उसका वजन अब पहाड़ जैसा लग रहा था। रास्ते में लोग उसे देखते रहे, कुछ उम्मीद से, कुछ डर से। कोई नहीं जानता था कि वो क्या लेकर लौटा है और क्या छोड़ आया है। महल के दरवाजे खुले थे, लेकिन तख्त अब भी खाली था। दरबार सन्न था। कोई आदेश नहीं, कोई शोर नहीं। ये खामोशी तलवार से ज्यादा खतरनाक थी। साया आगे बढ़ा। सल्तनत को राजा नहीं चाहिए, उसने कहा, उसे समझ चाहिए। कुछ वजीर भड़क उठे। समझ से कर वसूल नहीं होता, समझ से फौज नहीं चलती। साया ने मुहर ऊपर उठाई, लेकिन बिना समझ के उसने कहा, सल्तनत लाश बन जाती है। उसी पल दरबार के हर कोने से वही पंक्ति गूंजी, जिस दिन तुम मुझे ढूंढ लोगे, उस दिन समझ लेना तुम अकबर बन चुके हो। ये आवाज दीवारों से नहीं, लोगों के भीतर से आ रही थी। एक बूढ़ा सिपाही आगे आया। मैंने अकबर को लड़ते देखा है, वो बोला, लेकिन मैंने उसे कभी तख्त से चिपके नहीं देखा। एक व्यापारी बोला, उसने हमें डराया नहीं, हमें समझाया। एक और आवाज आई, तो राजा कौन होगा? साया ने बिना हिचक कहा, कोई नहीं। दरबार में हड़कंप मच गया। राजा नहीं होगा, ये तो अराजकता है। साया ने शांत स्वर में कहा, अराजकता तब होती है जब राजा खुद को सल्तनत समझने लगे। तभी महल के ऊंचे बुर्ज से धुआं उठा, लेकिन इस बार आग नहीं लगी थी। ये धुआं एक संकेत था। शहर के हर हिस्से में लोग इकट्ठा होने लगे। गुरुकुल, बाजार, फौज की छावनी, हर जगह वही मुहर दिखाई देने लगी, लेकिन हर मुहर अलग हाथ में थी। ये अकबर की आखिरी चाल थी, सल्तनत को बांटना, ताकि कोई उसे अकेले न चुरा सके। तभी साया के कानों में वही परिचित आवाज गूंजी, अब तुम्हारा आखिरी फैसला बाकी है। साया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या फैसला? उसने फुसफुसाया। ये तय करना, आवाज बोली, कि अगर कल मैं लौट आया तो तुम मुझे तख्त सौंपोगे,
या मना कर दोगे? साया समझ गया, यही असंभव जाल था। अगर वो तख्त लौटा देगा, सल्तनत फिर एक आदमी में सिमट जाएगी। अगर वो मना करेगा, वो खुद अकबर बन जाएगा। साया ने आंखें बंद कर ली। पूरा दरबार उसकी तरफ देख रहा था। हिंदुस्तान की सांसें रुकी हुई थी। और तभी उसने कहा, अगर अकबर लौटा तो भी वो राजा नहीं होगा। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर दूर कहीं, बहुत दूर, किसी ने ताली बजाई। वो ताली अकेली थी, लेकिन उसमें मंजूरी थी। और उसी पल महल की दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबी, स्थिर, परिचित। लेकिन वो साया नहीं था। साया की आंखें फैल गई, क्योंकि परछाई के सिर पर ताज था। और अगला भाग अब ये बताएगा, अगर अकबर राजा नहीं बनेगा तो ताज किसके सिर पर उतरेगा? अगर ताज उतर भी जाए, लेकिन सिर उसे स्वीकार न करे, तो वही असली जीत होती है। महल की दीवार पर उभरी परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। मशालों की लौ स्थिर थी, लेकिन लोगों की सांसें नहीं। ताज साफ दिख रहा था, भारी, चमकदार, वही ताज जिसे देखकर सदियों से लोग झुकते आए थे। और फिर वो परछाई आगे बढ़ी। वो न अकबर था, न उसका नकल, न तीसरा खिलाड़ी। वो वही बच्चा था, गुरुकुल वाला। अब वो बच्चा नहीं लग रहा था। चाल में ठहराव था, आंखों में बोझ, जैसे किसी ने उम्र नहीं, जिम्मेदारी ओढ़ा दी हो। दरबार में किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। बच्चा बोला, ये ताज मेरा नहीं है। साया का दिल जोर से धड़का। तो फिर ये आया क्यों? बच्चे ने दीवार की ओर देखा, जहां से परछाई बनी थी, क्योंकि ताज खुद तय करना चाहता था कि उसे कौन ठुकरा सकता है। दरबार सिहर गया। बच्चे ने ताज को जमीन पर रख दिया। धातु की आवाज गूंजी, भारी, अंतिम। अकबर ने मुझे यह सिखाने के लिए रखा था। वो बोला कि सल्तनत किसी एक सोच से बड़ी हो सकती है। तभी वही परिचित आवाज आखिरी बार गूंजी, अब बहुत पास से। अब तुम समझ गए हो। धुएं के पीछे से अकबर बाहर आया, न ताज में, न शाही वस्त्रों में, सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह। दरबार में कोई झुका नहीं, कोई डरा नहीं। और यही देखकर अकबर मुस्कुराया। यही मेरा 500 करोड़ का खजाना था। उसने कहा, एक ऐसी सल्तनत जिसे राजा की जरूरत न पड़े। साया आगे बढ़ा। और आप? उसने पूछा, आपका अंतिम सफर? अकबर ने ताज की ओर देखा, फिर गुरुकुल वाले बच्चे की ओर। वो पूरा हो चुका। उसने कहा, अब मैं कहानी हूं, शासन नहीं। अकबर ने मुहर साये के हाथ से ली और हवा में उछाल दी। मुहर जमीन पर गिरी और टूट गई। उस पल कोई बादशाह नहीं मरा, लेकिन हर बादशाह खत्म हो गया। अकबर ने पलट कर जाते हुए बस इतना कहा, जिस दिन कोई फिर ताज पहनने की जिद करेगा, समझ लेना मैं लौट आया हूं। और वो अंधेरे में खो गया। दरबार खाली था, तख्त खाली था, लेकिन सल्तनत जिंदा थी, क्योंकि अब डर नहीं था, सिर्फ समझ थी। और यही था अकबर का अंतिम सफर और 500 करोड़ का सबसे बड़ा धोखा। अकबर की उलझन, बीरबल का सीधा उत्तर। क्या जब बादशाह ही उलझ जाए तो न्याय का तराजू किस हाथ में टिकेगा? हवाओं में ठहरापन था, ऐसा ठहरापन जो बोलता नहीं पर बताता बहुत कुछ। आगरा के ऊंचे महल की एक खिड़की से चांदनी अंदर घुस रही थी, और उसी चांदनी के बीच अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी कटाव दिख रहा था। कटाव जो केवल थके हुए चेहरों पर नहीं, इतिहास पर भी पड़ता है। दरबारियों के कानों में अभी भी पिछले कल की बात गूंज रही थी। एक ग्राम सभा से आया पत्र, जिसमें किसी गांव ने अपने शासक का नाम हटाने की गुहार की थी। मामूली सा विषय नहीं था। वो मामला था किसी ऐसे संग्रह का जो 100 सालों से तहे दिल में बैठा हुआ था। किसकी बात आगे सच्चाई मानी जाए, गांव के लोगों की या तख्त की लिखी हुई कहानी की? अकबर ने पत्र पढ़ा,
फिर उसे फाड़ दिया और फिर से जोड़कर रख दिया। ऐसा व्यवहार जो अंदर से उबल रहे विचारों का सबसे साफ संकेत था। वो चिन्हित कर रहा था कहां पर न्याय की रेखा टेढ़ी हुई है। दरबार की दीवारों पर लगे नक्शे, टैक्स के लेखे जोखे और बड़ी बड़ी मुहरें, सब कुछ आज एक सवाल के सामने धूल की तरह लग रहा था। बीच बीच में एक आवाज उठती, रईस बाई की कहना है कि गांव के पुराने पुतलों के नाम हटाकर नए नाम लिख दिए गए। हम चाहते हैं कि तख्त अपना फैसला दे। ये आवाज किसी सामान्य वजीर की नहीं थी। उसमें गांवों, चीजों और रिश्तों की गहराई थी। अकबर ने आंखें बंद की और कहा, अगर जनता ही कहे कि उसने धोखा देखा है तो क्या राजा अपना सिर झुकाकर चुप रहे? दरबार की स्याही सूख गई। हर कोई समझ रहा था कि ये कोई छोटा विवाद नहीं है। ये मामला उस जगह पर जा पहुंचा था जहां से शासन में दरारें शुरू होती हैं। वो जगह जहां तर्क चलने लगता है और डर भी। अकबर ने दरबार में बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, जिसकी समझ बिल्कुल साफ खड़ी रहती थी, आज किसी और ही तरह शांत था। उसकी आंखों में वही बचपन की चंचलता थी, पर होठों पर कुछ नया, ऐसी शांति जो किसी चालाक योजना की अग्निबिंदु हो। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम ही बताओ, जब राजा की और जनता की बात अलग हो जाए तो न्याय कौन तय करे? बैठे हुए बीरबल ने एक क्षण इसलिए चुप्पी साधी कि वो अपनी भाषा से पहले परिस्थिति को पढ़ ले। फिर वो उठा, धीरे धीरे महल की कोठरी की ओर चला, ऐसा चलता हुआ जैसे उस कदम में कोई कहानी दबी हो। उसकी चाल में निखरापन था, न तेजी न ढीलाई, बस परिपक्वता। वो एक छोटी टेबल पर जाकर रुक गया और एक साधारण सी मोमबत्ती बाहर ली। मोमबत्ती की लौ पर उसने उंगली ज्यादा पास कर दी, पर जलकर हाथ नहीं झुलसा। ये उसने जानबूझकर किया। दरबार की आंखों में एक प्रश्न उगा दिया, क्या सच में हर दर्द महसूस किया जाना चाहिए, या कभी कभी उसे समझना ही पर्याप्त होता है? भीड़ चुप थी। बीरबल ने कहा, जहां हुकूमत और हक मिलते हैं वहां द्वंद्व जन्म लेता है, पर असल उलझन ये है, हम किसे न्याय माने, तख्त की मुहर या गांव की आवाज? किसी ने कहा, हाथ में दस्तावेज है, क्यों उसे न माना जाए? किसने कहा, लोगों की शपथ किसे नजरअंदाज करे? जीतने वाला न सिर्फ सच्चाई बताएगा, बल्कि वह सच्चाई उस पर भी आंसू उतार देगी। अकबर ने अपनी उंगलियां आपस में रगड़ी। उसके पास जवाब नहीं एक शब्द का। उसके पास था अनुभव, नियम, ताकत और डर, और यही सब मिलकर उसे अजगर की तरह घेर रहे थे। सत्ता का बोझ होता है, वो बोझ जिसे कभी कभी हर निर्णय और हर मौन बढ़ा देता है। बीच में खामोशी गहराकर सन्नाटे की तरह फैल गई। तभी बीरबल ने कहा, हजूर, मैं खेल का प्रस्ताव रखता हूं। एक ऐसा खेल जहां। अकबर ने पूछ लिया, क्या खेल? बीच बीच में बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सरल पर कठिन। बीरबल ने कहा कि वो गांव से 3 प्रतिनिधियों को बुलाए। वे आए, एक बूढ़ा किसान जो हाथों में खेती के निशान लिए हुए था, एक मध्य आयु का व्यापारी जिसकी आंखों में शहर की तेजी थी, और तीसरा एक युवा कवि जिसने शब्दों को मोहतरम समझा था। तीनों के चेहरे अलग अलग थे, पर आंखों में जो समानता थी वो थी वो उम्मीद कि शायद आज कुछ बदलेगा। बैठने के बाद बीरबल ने उनके सामने एक पुराना डिब्बा रखा। डिब्बे पर धूल जमी थी, पर उसमें जो रखा था वो धूल से भी पुराना था। खास कागजों से बना एक छोटा पर्चा। बीरबल ने धीरे से उस पर्चे को खोला। पर्चे पर लिखा था, किसी भी विवाद में अगर राजा कहे और जनता कहे तो न्याय इस प्रकार होगा। पर्चे के नीचे मुहर थी, पर उस मुहर पर न कोई तख्ती थी न शाही निशान, बस एक साधारण रेखा जो बताती थी कि ये नियम सदियों से किसी राजा रानी से ऊपर रहा है। भीड़ में हल्की सरसराहट गुजरी। बीरबल ने कहा, यह पर्चा हमारे पूर्वजों ने रखा था, एक नियम जो बताता है कि अगर राजा और जनता के बीच मतभेद गहरा हो तो न्याय के पहले पायदान पर सत्य का परीक्षण होगा।
न कि केवल दस्तावेजों का। अकबर ने अपने हथेलियों को मिलाकर कहा, तो बताओ, सत्य कैसे जांचे? बीरबल ने आंखें बंद कर ली और फिर सबको ऐसे प्रश्न दिए जो जितने सरल थे उतने ही गहरे। किसने देखा? किसने सुना? किसका स्वार्थ कहाँ है? क्या कागज बदल सकता है इतिहास? क्या पीड़ा को मापने का कोई तराजू है? प्रश्न जैसे गहरे कुएं में गिरते रहे और सब उनसे झांक कर डरते रहे। किसान बोला कि गांव के कुछ पुराने पूतल नहीं रहे, नए नामों ने उनकी जगह ली। व्यापारी बोला कि दस्तावेज खुले थे और वही बदलाव कुछ दस्तावेजों में किए गए थे। कवि चुप था, वो शब्दों में उस दर्द को खोज रहा था जो कागजों में नहीं लिखा जा सकता। बीच में बीरबल ने कहा, अभी जो मामला निकला है वो सिर्फ नामों का नहीं, वो पहचान का है। पर मुश्किल यह है कि पहचान कभी कभी आत्मा से जुड़ी होती है और आत्मा का मूल न तो विरासत में आता है न कर की पुस्तकों में। उसने धीमे स्वर में आगे कहा, मैं एक तरीका बताना चाहता हूं। एक ऐसा तरीका जो कैसा लगेगा ये मैं नहीं बता सकता, पर वो सच दिखाएगा। पर ध्यान रहे, ये तरीका कठिन और कुछ हद तक क्रूर भी है। दरबार में खामोशी फैल गई, क्योंकि बीरबल की हर योजना में साम्य और अगला कदम दोनों होते थे। अकबर की आंखों में चमक लौट आई। वो बीरबल के साथ किसी भी अंधेरे को पार कर सकता था, क्योंकि बीरबल अक्सर उसे उस सच्चाई तक पहुंचा देता था जिसे तख्त की रोशनी छिपा देती थी। बीचने के बाद बीरबल ने कहा, हजूर, इस गांव का एक तालाब है, वही जहां पंडित के पिता कभी पूजा करते थे। उस तालाब पर 3 निशान हैं, 3 पत्थर जिन पर गांव के तीनों परिवारों के नाम उकेरे गए थे। आज हम वही प्रयोग करेंगे। तीनों जो प्रतिनिधि आए हैं, उन तीनों में से हर एक से मैं एक एक प्रश्न पूछूंगा, पर जवाब वही मानेंगे जो सीधे हृदय से निकलता है। और अगर किसी ने झूठ बोला तो उसकी आवाज पानी पर से अलग झलक दिखाएगी। अकबर ने धीमे से कहा, किस तरह? बीच में बीरबल ने कहा, यह कोई जादू नहीं, वहां का पानी सादा है, पर लोग जानते हैं कि पानी सच के सामने झुकता है। आप तीनों प्रतिनिधियों से उनके जीवन की कोई चीज मांगेंगे जो उनके लिए असली सत्य है। वे उसे तब तक नहीं दे सकते जब तक उनकी आंखें सुलझी न हो। भीड़ ने हास्य भरी आंखों से देखा। यह बीरबल का अलग तरीका था। कोई तालाश नरेश नहीं करता, पर सच कब और कैसे निकलेगा ये केवल बीरबल जानता था। सभी तैयार हो गए। गांव के लोग, दरबारी, सैनिक, सब तालाब के पास खड़े हुए। रात ठंडी थी और चांद पानी पर अपनी गर्दन बिछाए बैठा था। बीरबल ने तीनों से कहा कि वे आंखें बंद करके पानी में अपने हाथ डालें। पानी में उंगलियां डुबोते ही हर किसी के चेहरे पर थरथराहट आ गई, ऐसा मानो पानी ने उनकी आत्मा का भार उठाया हो। पहले किसान ने कहा, मेरा नाम बदल दिया गया, मेरे दादा पोते की तारीख मिटा दी गई। वो रो पड़ा और पानी की सतह पर ज्यों ही उसकी सच्ची पीड़ा आई, पानी ने एक हल्की सी लहर छोड़ी। लहर के बीच में चंद शब्द उभर आए, विरासत। भीड़ में कुछ लोग मुड़कर देखने लगे। ये संकेत था कि पानी ने सच्चाई की धड़कन को महसूस कर लिया। फिर व्यापारी ने हाथ डुबोया। उसकी आंखें कांप रही थी, पर शब्दों में धार थी। मैंने दस्तावेज बदले पर पैसा बांटा, मेरा लाभ वही था। पानी ने कुछ अलग किया। एक सूखी हवा सी चली और पानी के ऊपर एक पतला सा कागज दिखाई दिया जिस पर एक नाम लिखा था, व्यापारी का ही। भीड़ में अब कटु आवाजें उठीं। किसी को समझ आया कि आदमी ने स्वार्थ से काम लिया। अंत में कवि ने हाथ डुबोया। वो चुप रहा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे पानी में थी, पर आंखें बंद थी। कुछ देर बाद उसने कहा, नाम हटे तो गीत रुक गए। जब मैं रात में गाता था मुझे लगता था कि मेरे गीत ही गाव है। अब गीत गवाए जा रहे हैं। पानी ने शांत होकर चमक बिखेरी। एक एक शब्द पानी पर तैरने लगे और फिर अचानक सब शब्द मिलकर एक नाम बोले। वो नाम उस कवि की मां का था, एक नाम जिसे गांव ने भुला दिया था। भीड़ में कुछ लोगों के गले सूज गए। सच्चाई सामने थी, पर सच्चाई का सामना करने की हिम्मत कम।
बीच में बीरबल ने कहा, अब हम क्या करेंगे? क्या कागजों को वापस लिख दें? क्या खुद को दोषमुक्त मान लें? उसने गांव वालों और दरबारियों की तरफ देखा। नहीं, उसने कहा, सच्चाई दिख चुकी है, पर न्याय इन सच्चाइयों का मेल है, न कि किसी कागज की मुहर। वो थोड़ा रुककर बोला, हम तीनों को एक ही सजा देंगे, वो सजा जो तख्त और गांव दोनों के लिए बराबरी लाए। पर यह सजा नहीं होगी, ये एक व्यवहार होगा। अकबर ने पूछा, कौन सी? बीच में बीरबल ने कहा, व्यापारी को अपने लाभ का कुछ हिस्सा गांव की पुस्तकों में लिखवाना होगा, जिससे जो गांव के नाम मिटे वे वापस आए। किसान को अपने दादा के नाम के आगे एक पुस्तक का हिस्सा दिया जाएगा, ताकि पीढ़ियां याद रखें। और कवि को गांव की ताल में रोज एक गीत सुनाना होगा, ऐसा गीत जो नामों को याद रखे। दरबार ने ठहाका मारा। ऐसा रूप कितना छोटा और कितना असामान्य था। पर बीरबल ने कहा, यह सजा नहीं, ये पुनरुस जीवन है। कागज न सिर्फ लिखे जाएंगे, उनमें जिंदगी लाई जाएगी। अकबर ने सिर हिलाया। वो जानता था कि यह फैसला कुछ दरबारियों को गवारा नहीं होगा, पर वो जनता की पीड़ा को भी अनदेखा नहीं कर सकता था। कुछ हफ्तों बाद गांव की गलियां फिर नाम से गूंज उठीं। व्यापारी ने अपने दस्तावेजों में बदलाव करवा दिए और उसी धन से एक छोटी पुस्तकालय बनाई। किसान ने अपने खेत में एक स्मारक खड़ा किया और कवि ने हर शाम गांव के बच्चों को गीत सुनाए, नामों का गीत। धीरे धीरे वो खाली जगह भरने लगी, न केवल कागजों में बल्कि दिलों में भी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल ने अकबर की ओर झुका और कहा, हजूर, मैंने सजा नहीं दी, पर जीत का रास्ता दिखा दिया। आपने सुना, न्याय अब कागजों का नहीं, करने वालों का होगा। पर एक बात याद रखिए, हर बार जब राजा और जनता के बीच दरार होती है, वहां बीरबल का तरीका काम नहीं करेगा। उसने आंखों में हल्की ठिठकी के साथ कहा, क्योंकि अगली बार झूठ सस्ता और चालाकी महंगी होगी। अकबर ने गहरी सांस ली और महल की बालकनी की ओर निकला। चांद अब उग आया था और उसकी किरणों में महल का पूरा बड़ा सा नक्शा चमक रहा था। अकबर ने महसूस किया कि उसने आज इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक नई रेखा खींची है, पर वो रेखा इतनी मजबूत थी कि आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़ेंगी। दरबार शांत था। बीरबल ने चुपके से एक कोने में खड़े अकबर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही चपलता थी, पर होठों पर बेहद साफ सीधी मुस्कान। उसने जाना कि आज उसने न केवल एक उलझन खोली, बल्कि एक रास्ता भी दे दिया। एक रास्ता जो राजा और जनता के बीच का पुल होगा। अगले दिन सुबह गांव के बच्चे बाजार में दौड़े और अपनी माओं को लेकर आए, एक छोटा सा मेले जैसा। व्यापारी ने सितारे बांटे, किसान ने अपने खेतों की कहानियां सुनाई और कवि ने नई कविता की कड़ियां गूंजी। एक नई शुरुआत थी, ऐसी शुरुआत जो न केवल नामों को लौटाती थी, बल्कि मानवीय गरिमा को भी। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए बीरबल की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, तुमने इस उलझन को कैसे सुलझाया? इतने सरल शब्दों में। बीरबल ने एक क्षण ठहरा, फिर बोला, सरल इसलिए क्योंकि हमने सच को देखा, जटिल इसलिए क्योंकि सच पर अमल कठिन है। उसने मुस्कुराकर जोड़ा, और हजूर, जब सच को देखकर हम कुछ करते हैं, तो वो सच्चाई सिर्फ एक पन्ने की चीज नहीं रह जाती, वो लोगों की जिंदगी बन जाती है। अकबर ने आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि बीरबल का सीधा उत्तर केवल आज के लिए ही नहीं, हर उस दिन के लिए था जब भूख, लालच और तानाशाही की आग जागेगी। वो जानता था कि ये जीत अस्थायी थी, लेकिन जीत की भावना गहरी। उसने महसूस किया कि सच्चाई की राख में भी जीवन पनपेगा अगर उसे संभाला जाए। रात की चुप्पी में महल के उस कोने से बीरबल ने जाना। उसने सीधा उत्तर दिया, पर उसका उत्तर किसी को सजा नहीं दिया, उसने सबको जगा दिया। अकबर की उलझन अब हल्की सी शिखा बनकर चली गई, पर दरबारियों के दिलों में बीरबल की बात गूंजती रही। न्याय तभी होता है जब उसे दिल
और दस्तावेज दोनों साथ लेकर चलना सीखें और इस तरह बड़े फैसलों की धूल में भी इंसानियत की खुशबू लौट आई। बादशाह ने सीखा कि हर बार जब तख्त और जनता के बीच मतभेद हो तो सिर्फ कागजों की सदी नहीं बल्कि रीति रिवाजों की जवानी भी काम आती है। और बीरबल, उसने फिर से साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे सादा